प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगड़े, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में 4 भाग में विवेचन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से रेखा चित्रों के माध्यम से प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। तो एक बार पुनः संक्षेप में पुरानी बातें याद दिला देती हूँ कि रोजगार आय का फलन है, अर्थात रोजगार का स्तर उत्पादन और आय के स्तर पर निर्भर करता है। उत्पादन, आय एवं रोजगार निर्भर है प्रभावपूर्ण मांग पर, अर्थात जिस बिंदु पर कुल मांग फलन कुल पूर्ति फलन को काटता है वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है, और उस प्रभावपूर्ण मांग पर रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। तो इस तरह से प्रभावपूर्ण मांग 2 बातों पर निर्भर करती है। एक है समस्त मांग फलन, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या ADF, और दूसरा है समस्त पूर्ति फलन, अर्थात एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, और संक्षेप में ASF। तो जो समस्त पूर्ति फलन है यह अल्पकाल में प्रायः स्थिर रहता है, क्योंकि जो पूर्ति फलन है यह प्राकृतिक संसाधनों, लागत आदि पर निर्भर करता है। अतः परिवर्तन होगा सिर्फ समस्त मांग फलन में। तो जो समस्त मांग फलन है यह खुद 3 बातों पर निर्भर करता है: उपभोग अर्थात कंजम्पशन C, विनियोग इन्वेस्टमेंट I, और सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G। तो जो उपभोग है यह फिर 2 बातों पर निर्भर करता है, एक है आय का आकार और दूसरा उपभोग की प्रवृत्ति। तो जो आय का आकार है यह स्वयं उत्पादन पर निर्भर करता है, और इस तरह से उपभोग को प्रभावित करने वाला तत्व यहाँ पर हुआ उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति भी 2 तरह से है। एक है उपभोग की औसत प्रवृत्ति, जो कहलाती है C/Y, अर्थात एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC, जो बराबर है C/Y के। तो C है यहाँ पर कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग, Y है कुल आय के। तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति APC बराबर है C/Y के। और दूसरी है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अर्थात MPC, ये बराबर है डेल्टा C/डेल्टा Y के। तो अल्पकाल में ये दोनों अर्थात उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि जितना आय में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उपभोग में परिवर्तन कम होता है, अर्थात जितनी आय बढ़ती है उससे कम मात्रा में उपभोग बढ़ता है, और आय व उपभोग के बीच जो अंतर है इसे दूर करने के लिए हम विनियोग में वृद्धि का सहारा लेते हैं। तो जो विनियोग है I, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो विनियोग I 2 बातों पर निर्भर है। एक है ब्याज की दर R, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट R, और दूसरा है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है यह फिर 2 बातों पर निर्भर है। एक है पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, अर्थात पूंजी का जो प्रतिस्थापन व्यय है यह अल्पकाल में स्थिर रहता है, और दूसरी है पूंजी पर संभावित लाभ की आशा, अर्थात भविष्य में लाभ कितना प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों मंदी काल में प्रायः स्थिर रहते हैं। तो परिवर्तन होगा सिर्फ ब्याज की दर में। ब्याज की दर 2 बातों पर निर्भर है। एक है द्रव्य की तरलता पसंदगी, अर्थात लिक्विडिटी प्रेफरेंस L, और दूसरा है मुद्रा की मात्रा M, अर्थात मनी। तो जो द्रव्य की तरलता पसंदगी L है यह 3 बातों पर निर्भर करती है। एक है लेन देन उद्देश्य, दूसरा है सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। तो इन 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा को नकद या तरल रूप में रखा जाता है। तो जो शुरू के 2 उद्देश्य हैं, लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य, इसे हम कहते हैं L1, और यह आय के स्तर पर निर्भर करता है, अतः इसे हम लिखते हैं L1Y। और जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा को नकद रूप में रखा जाता है इसे हम कहते हैं L2, और यह निर्भर करती है ब्याज की दर पर, और इसीलिए इसे हम लिखते हैं L2R। तो ये जो तीनों हैं, लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, ये तीनों मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होते हैं और प्रायः अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। तो परिवर्तन किस में होगा? सिर्फ मुद्रा की मात्रा अर्थात M में।
मुद्रा की मात्रा में एक हम लेते हैं वास्तविक मुद्रा M1 और दूसरा लेते हैं साख मुद्रा M2। तो ये दोनों M1 प्लस M2 पूर्णतः सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर है और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करना काफ़ी आसान होता है। अतः मंदी के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि ब्याज की दर घटे। ब्याज की दर घटेगी तो विनियोग बढ़ेगा, विनियोग बढ़ेगा तो कुल मांग फलन बढ़ेगा, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी और उत्पादन, आय एवं रोजगार का स्तर बढ़ेगा। तो इस तरह से कीन्स ये कहते हैं कि मंदी के समय मुद्रा की मात्रा बढ़ा करके ब्याज की दर घटाई जाएगी। ब्याज की दर घटने से विनियोग बढ़ता है, विनियोग बढ़ने से समस्त मांग फलन बढ़ेगा, इससे प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी और उत्पादन, आय व रोजगार बढ़ेगा और हम मंदी की स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन मंदी की स्थिति में समस्या ये है कि पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय और पूंजी पर संभावित लाभ की आशा, ये दोनों मनोवैज्ञानिक कारणों पर निर्भर है और कई बार केवल ब्याज की दर घटने से विनियोग नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आना चाहिए और सरकारी व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। तो सरकारी व्यय बढ़ा करके, जैसे कि सड़क बनाना है, बांध बनाना है, लोक निर्माण के कार्य करने हैं या विभिन्न सरकारी योजनाओं पर व्यय करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। और जब सरकारी व्यय बढ़ेगा तो इससे भी समस्त मांग फलन अर्थात एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बढ़ेगा, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी, उत्पादन, आय एवं रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए कीन्स ये कहते हैं कि उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय तीनों में या किसी एक में वृद्धि करके कुल मांग फलन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि प्रभावपूर्ण मांग बढ़े। यही सारी बातें मैं पुनः संक्षेप में आपको बता देती हूँ। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का सारांश इस प्रकार से है। पहला है, रोजगार आय तथा उत्पादन स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात रोजगार आय का फलन है। तो जो रोजगार है ये उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। अगर उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी अधिक होगा। दूसरा है, रोजगार आय तथा उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। प्रभावपूर्ण मांग वह बिंदु है जहां समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन का साम्य होता है। तो अगर प्रभावपूर्ण मांग अधिक है तो उत्पादन, आय व रोजगार अधिक होंगे और प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु निर्धारित होता है कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन के साम्य से। इसके बाद तीसरा है, प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक घटक दो है। पहला है समस्त पूर्ति फलन और सेकंड है समस्त मांग फलन। तो प्रभावपूर्ण मांग रोजगार व उत्पादन का वह स्तर है जहां समस्त पूर्ति वक्र समस्त मांग वक्र को काटता है। तो ये आप पहले के डायग्राम में देख चुके हैं कि जहां समस्त मांग वक्र समस्त पूर्ति वक्र को काटता है वह संतुलन का बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। इसके बाद चौथा है, रोजगार के संतुलन स्तर पर समस्त पूर्ति कीमत समस्त मांग कीमत के बराबर होती है। यह तत्कालीन परिस्थितियों में उद्यमी के अधिकतम लाभ का स्तर होता है। तो जो संतुलन का बिंदु है वहाँ समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत एक दूसरे के बराबर पाई जाती है। इसके बाद पांचवा है, अल्पकाल में भौतिक साधनों की मात्रा व कुशलता, तकनीकी दशाओं आदि में स्थिरता होने के कारण समस्त पूर्ति फलन में लगभग स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। अतः प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने में समस्त मांग फलन ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो कीन्स से कहते हैं कि अल्पकाल में कुल पूर्ति फलन स्थिर है। कारण यह है कि अल्पकाल में भौतिक साधनों की मात्रा व कुशलता, तकनीकी दशाएं आदि में स्थिरता पाई जाती है। अतः प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने में कुल मांग फलन ही अधिक महत्वपूर्ण है। छठा है, समस्त मांग फलन कुल उपभोग व्यय C अर्थात कंजम्पशन, कुल विनियोग व्यय इन्वेस्टमेंट I तथा कुल सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G के सामूहिक योग पर निर्भर करता है। अर्थात ADF एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या कुल मांग फलन बराबर है C प्लस I प्लस G। C है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग,
और जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय जी। इसके बाद 7वां है उपभोग व्यय की मात्रा निर्भर है पहला आय की मात्रा के आकार पर और सेकंड है उपभोग प्रवृत्ति पर। किंतु आय की मात्रा स्वयं रोजगार के स्तर पर आश्रित घटक है, जबकि उपभोग की प्रवृत्ति सामाजिक रीति रिवाजों एवं आदतों पर निर्भर करता है, जिससे उनमें अल्पकाल में लगभग स्थिरता की प्रवृत्ति होती है। समाज में वास्तविक आय वृद्धि के साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, किंतु उपभोग व्यय में वृद्धि औसत एवं सीमांत दर आय में वृद्धि की दर से नीची होती है। इस प्रकार उपभोग प्रवृत्ति में वास्तविक आय से पीछे रहने की प्रवृत्ति होती है। अतः कुल उपभोग व्यय एवं कुल वास्तविक आय के बीच अंतराल को पाटने के लिए विनियोग में वृद्धि का सहारा लिया जाता है, ताकि कुल वास्तविक आय इजिकल टू कुल प्रभावपूर्ण मांग के अर्थात C+I+G के बराबर हो जाए। इसके बाद 8वां है उपभोग की प्रवृत्ति में अल्पकाल में सामान्यतः स्थिरता के कारण रोजगार में उतार चढ़ाव मुख्यतः विनियोगों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि अभी आप देख चुके हैं कि उपभोग की प्रवृत्ति अल्पकाल में स्थिर है, तो परिवर्तन हम करेंगे विनियोग में, तो रोजगार में उतार चढ़ाव मुख्यतः विनियोगों पर निर्भर करते हैं। इसके बाद 9वां है विनियोग की मात्रा स्वयं 2 घटकों पर निर्भर करती है। पहली है पूंजी की सीमांत कुशलता और सेकंड है ब्याज की दर। 10वां है पूंजी की सीमांत कुशलता में अल्पकाल में तेजी से परिवर्तन संभव नहीं होता। यह भी 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला है पूंजी की प्रतिस्थापन लागत और सेकंड है पूंजी पर भावी लाभ की आशा। तो पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय भौतिक साधनों की सीमितता के कारण अल्पकाल में स्थिर रहता है। तो इस तरह से पूंजी का जो प्रतिस्थापन व्यय है ये भौतिक साधनों की सीमितता के कारण अल्पकाल में स्थिर है, और पूंजी पर भावी लाभ की आशा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, अतः अल्पकाल में तेजी से नहीं बदली जा सकती। अतः विनियोगों में वृद्धि का विकल्प ब्याज दरों में परिवर्तन पर ही अधिक निर्भर है। तो जो भावी लाभ की आशा है ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर निर्भर है, अतः अल्पकाल में तेजी से इसे नहीं बदल सकते हैं। तो विनियोग में वृद्धि का विकल्प ब्याज दर में परिवर्तन पर ही अधिक निर्भर है। ब्याज दर का निर्धारण द्रव्य की तरलता पसंदगी और सेकंड है मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। ब्याज दर R इजिकल टू F कोष्टक में है L/M। इसका मतलब है ब्याज की दर R फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है L/M। तो यहाँ R है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर, F का मतलब फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, L है लिक्विडिटी प्रेफरेंस अर्थात तरलता पसंदगी, और M है मुद्रा की मात्रा अर्थात मनी। तो जो L है तरलता पसंदगी ये बराबर है L1y + L2r। यहाँ L1 है कार्य संपादन उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो कि आय के स्तर पर निर्भर करती है, अतः इसे हम लिखते हैं L1y प्लस L2 है यहाँ पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा को नकद रूप में रखने की मांग। तो इस तरह से जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है ये ब्याज की दर पर निर्भर करती है और इसे हम लिखते हैं L2r। तो इस तरह से जो L है लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता पसंदगी ये बराबर है L1y + L2r के, और जो M है मुद्रा की मात्रा ये बराबर है M1 + M2 के। तो M1 है वैधानिक मुद्रा और M2 है साख्य मुद्रा। तो द्रव्य की तरलता पसंदगी कार्य संपादन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य पर निर्भर है, जबकि मुद्रा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती है। इसके बाद 12वां है द्रव्य की तरलता पसंदगी पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होता, अतः अल्पकाल में ब्याज दर में कमी करने का
एकमात्र प्रभावी हथियार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि रह जाता है। अतः विनियोगों में वृद्धि करने के लिए कीन्स ने मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर ब्याज दर में कमी लाने की सलाह दी है। तो कीन्स ने कहा है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा करके ब्याज की दर को घटाया जा सकता है। तो विनियोग में वृद्धि करने के लिए कीन्स ने मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर ब्याज दर में कमी लाने की सलाह दी, क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो ब्याज की दर घटेगी, ब्याज की दर घटेगी तो विनियोग बढ़ेगा, कुल मांग फलन बढ़ेगा और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी। इसके बाद 13वां है, ब्याज दर में कमी लाना ही निवेशों में वृद्धि का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पूंजी की सीमांत कुशलता कम हो और लोगों में मंदी की निराशा हो तो ब्याज दर कम होने पर निवेश नहीं बढ़ेंगे। अतः कीन्स ने निजी उपभोग व निजी विनियोग के अभाव में सरकारी व्यय जैसे यातायात व संचार, सिंचाई परियोजनाओं आदि लोक निर्माण कार्यों पर दिल खोलकर व्यय करने की राय दी, ताकि आय एवं उपभोग बढ़े। इस प्रकार बेकारी पर नियंत्रण के लिए कीन्स ने निवेशों और उपभोग दोनों को बढ़ाने पर जोर दिया। तो इस तरह से अगर मंदी की स्थिति है, लोग बाग विनियोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार को आगे आना चाहिए और लोक निर्माण के कार्यों पर जी खोल करके व्यय करना चाहिए। इसके बाद 14वां है, उपभोग व्यय व विनियोग व्यय के बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जो आय एवं रोजगार को बढ़ावा देगी। अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चक्राकार प्रवाह उत्पन्न होगा जिससे उत्पादन, आय, उपभोग, रोजगार तथा विनियोग में परस्पर वृद्धि की प्रवृत्ति बेकारी का निराकरण कर पूर्ण रोजगार का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इस तरह से एक चक्राकार प्रवाह उत्पन्न होगा कि जब लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और एक चक्राकार प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे उत्पादन, आय, उपभोग, रोजगार तथा विनियोग में परस्पर वृद्धि की प्रवृत्ति से बेकारी का निराकरण कर पूर्ण रोजगार बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद 15वां है, मंदी काल में बेरोजगारी को मिटाने का एक यही आसान एवं व्यावहारिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रयोग मुद्रास्फीति एवं रोजगार आधिक्य के संकटों का सामना करने के लिए उपर्युक्त घटकों की उल्टी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो कीन्स ने यह कहा कि अगर मंदी की स्थिति है तब तो मुद्रा की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और अगर इसका उल्टा अगर मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति है तो रोजगार आधिक्य के संकटों का सामना करने के लिए उपर्युक्त घटकों की उल्टी प्रक्रिया द्वारा इसका सामना करना चाहिए। मुद्रा प्रसार है तो मुद्रा की मात्रा कम की जानी चाहिए। इसके बाद 16वां है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन आधिक्य एवं मंदीकालीन बेरोजगारी के निराकरण का सिद्धांत है, जो विकासशील देशों में व्यापक बेकारी के निराकरण में व्यावहारिक नहीं लगता। विकासशील देशों में इस सिद्धांत का प्रयोग मुद्रास्फीति के नियंत्रण तथा अल्प रोजगार संतुलन की अवस्थाओं को समझने में सहायक है। कीन्स ने प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों की निरपेक्षता की नीति की आलोचना करते हुए राज्य के हस्तक्षेप को महत्व दिया। कीन्स सच्चे मायने में एक साम्यवादी न होकर नियंत्रित पूंजीवाद का कट्टर समर्थक था। तो इस तरह से कीन्स ने नियंत्रित पूंजीवाद का समर्थन किया और ये कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर मंदी की स्थिति है तो किस तरह से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है।